वन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो है पैडागोजी के क्वेश्चन है, क्योंकि 15 नंबर का जो आप में आता है पैसेज आता है, वो 15 नंबर का जो है पैडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है 15 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी पैडागोजी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जो है हम लोग 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हेल्प करेगा, तो इसको लास्ट तक देखना। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। 5 बजे की क्लास में जो है हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं। पेपर 2 के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग जो है 5 बजे की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है और आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित जो है कथन पढ़ें। ये जो दिया गया है, मौन जो है विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। ठीक है, जो मौन भाषा होती है वो क्या है, किसके रूप में स्वीकृत करती है? मानसिक गतिविधि में। ठीक है, जो कि सही है, क्योंकि आप जब मौखिक रूप से पढ़ रहे होते हो तो आपका जो दिमाग होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और एकाग्र होकर के आप चीज़ों को समझ रहे होते हो। बी जो है, मौन विद्या जो है विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या जो है अन्वेषक है, जो अनुभव और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। ठीक है, जो कि भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है, जो कि ये भी जो है ए भी सही है और बी भी सही है। क्योंकि मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक होता है, यानी कि जो हम मौन विधि से पढ़ रहे होते हैं तो हम नॉर्मल जो है सावधानी से सतर्क होकर के चीज़ों को समझ रहे होते हैं ध्यान से। ठीक है, और अनुभव और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझोगे फिर एक अपना अनुभव होगा। ठीक है, फिर आप उसके प्रति यानी उन्हीं उस और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी एक समझ बनाओगे। तो ये भी जो है सही है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। तो आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं और ए बी का कारक है। ठीक है, आंसर जो होगा जो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है सेकंड ऑप्शन। इसमें कहा गया, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कहा गया है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। यानी भाषा और मतलब अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, जो है क्लासरूम कैसी है, भाषा की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कि अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी जो है श्रोता होना चाहिए, यानी कि टीचर जो है एक्सप्लेन करे और विद्यार्थी ओनली सुने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या, बच्चा निष्क्रिय रहेगा और जहाँ पर बच्चा निष्क्रिय रहेगा वहाँ पर लर्निंग बेहतर नहीं हो सकती। अगला है, अध्यापक जो है सत्ताधारी और जो है विद्यार्थी मौन ग्रहकर्ता होना चाहिए, यानी कि टीचर जो है सब कुछ डिसाइड करेगा और विद्यार्थी क्या है, सिर्फ मौन ग्रह यानी नॉर्मल तरीके से जाकर के चुपचाप टीचर की बात माने, जो कि गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी अपनी बात पूरी रख सकता है, टीचर भी अपनी बात रख सकता है। ठीक है, अगला है, अध्यापक और विद्यार्थी आपस में जो है साझीदार होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आंसर जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक और विद्यार्थी जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, अब जब टीचर जो है क्वेश्चन करेगा बच्चे से, बच्चा आंसर देगा, या फिर बच्चा क्वेश्चन करेगा, टीचर आंसर देगा, तो इसमें क्या है, एक जब साझेदारी से लर्निंग होगी तो लर्निंग बेहतर होगी और बल्कि सारे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे, तो एक लर्निंग जो है अच्छी होगी। आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 है, अध्यापक जो है निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरण करता होना चाहिए। जी नहीं, विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं होगा। अगर बच्चा निष्क्रिय है तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि भाषा शिक्षण में कौन सा जो है परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है कार्य आधारित भाषा अधिगम, या फिर पाठ्य सामग्री आधारित भाषा अधिगम, या फिर समुदाय आधारित भाषा अधिगम, या फिर सुझाव कोश
तो बात यहाँ पर हुई है भाषा शिक्षण में कौन सा परस्पर अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि परस्पर हो गई बात। अब परस्पर कहाँ होगी, कहाँ पे ग्रुप लर्निंग हो रही होगी, समुदाय में, क्योंकि समुदाय जो है समुदाय आधारित भाषा अधिगम होगा, वहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 4 पे। 4 है कि समुची जो है पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि पहला है कि सभी कक्षाओं में भाषा जो है मतलब सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण, या फिर सभी भाषाओं की मदद में भाषा शिक्षण, या फिर विशेष जो है सत्रों में भाषा शिक्षण, या फिर पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। तो इसमें आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। ठीक है, आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि बात हुई है भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए, तो सभी विषयों की मदद से भाषा, यानी कि हम सभी लैंग्वेज से जो है सभी विषयों से जो है हम लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जो है एक अध्यापक अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। ठीक है, या जो है करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा, या फिर उसने जो है यह पत्र कल लिखा था, या फिर शिवा ने उपन्यास पूरा लिखा, उसने यह कल पूरा पढ़ लिया था। यह जो है अध्यापक क्या करवा रही है, यानी कि जो टीचर है वो क्या करवा रही, ये जो है बताना है। तो पहला है संरचनात्मक अभ्यास है, या फिर जो है कार्यात्मक अभ्यास है, या फिर जो है कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास है, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास है। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसमें जो है आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें बात हुई संरचनात्मक अभ्यास। ठीक है, आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो टीचर है वो क्या करवा रही, संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है, क्योंकि पहले वो क्या कह रही है, उसने यह पत्र कल लिखा था, फिर कह रही है शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया था, फिर कह रही है उसने यह कल पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, संरचनात्मक अभ्यास हो रहा है। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, विद्यार्थी की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधी कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से लेकर कर्मवाच्य में बदल दिया। यह किसका उदाहरण है, ये जो है बताना है। तो पहला है पियाजे का सिद्धांत है, क्रेशन का सिद्धांत है, या फिर ब्रूनर का सिद्धांत है, या फिर वाइगोस्की। तो बात यहाँ पर हुई है इस मदद के आधार पर यानी कि यहाँ पर जो है मदद दी गई है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वाइगोस्की का सिद्धांत होगा, क्योंकि बात हुई मदद के आधार पर, और जहाँ पर भी थोड़ी सी संकेत दी जा रही है, थोड़ा सा संकेत दिया जा रहा है, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, टीचर जो है बच्चे को संकेत दे रहा है या फिर गाइड कर रहा है, तो ये सब कुछ कहाँ पर होता है, वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मदद की गई है। ठीक है, तभी जाके बच्चे जो है कृतवाच्य से लेकर कर्मवाच्य में बदल पाए हैं। तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर जो है कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यह जो है विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है, ये जो है बताना है। तो संज्ञानात्मक जो है रचनावाद है, या फिर सामाजिक रचनावाद है,
या फिर व्यवहारवाद है या फिर संरचनावाद है। तो यहाँ पर बात हुई है कि कहानी का शीर्षक बता रही है, कहानी के पात्र बता रही है, थीम बता रही, अंत बता रही है और संदेश के आधार पर। तो इसमें आंसर जो होगा, देखिए संरचनावाद की बात नहीं हो रही, व्यवहारवाद की यहाँ पर बात नहीं, समाजवाद की भी यहाँ पर कोई बात नहीं, क्योंकि समाज से रिलेटेड नहीं है। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि संज्ञानात्मक संरचना जो है संज्ञानात्मक रचनावाद है, क्योंकि यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं। फिर क्या है, पर पूरी कहानी के लिए कहती है, संकेत दे दिए गए, अब इस पर पूरी कहानी, यानी बच्चा कुछ क्रिएट करेगा, अपना दिमाग लगा करके वो कुछ नया क्रिएट करेगा, ये कहानी बनाएगा। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामाजिक नहीं होगा, संज्ञानात्मक रचनावाद हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि अध्यापिका अपनी विद्यार्थियों से उसकी पहली जो है हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के जो है सामने अभिनीत करने के लिए कहती है, यानी क्लासरूम में जो है प्रेजेंट करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है, रचनात्मकता या फिर संप्रेषण या फिर सहयोग या फिर समालोचनात्मक चिंतन। तो क्या जो है डेवलप करना चाह रही है। तो आंसर जो होगा इसमें आपका, देखिए रचनात्मकता बिल्कुल है, क्योंकि जब बच्चा प्रेजेंट करेगा तो उसमें रचनात्मकता आएगा, क्रिएटिव होगा। संप्रेषण जब वो बातचीत करेगा, डिस्कशन करेगा, क्योंकि कहानी पर चर्चा करती है तो संप्रेषण होगा। सहयोग भी इसमें होगा। तो आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी ABC सही हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जिसमें बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहे होंगे, क्योंकि ये जो है लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन है। आपको लैंग्वेज 2 के भी पढ़ने हैं, लैंग्वेज फर्स्ट के भी पढ़ने हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें पहला है ऑप्शन अभिक्रमीकरण जो है अभ्यास और उत्पादन, या फिर तैयारी प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, या फिर प्रस्तुतिकरण अभ्यास और उत्पादन, या फिर तैयारी प्रस्तुतिकरण और उत्पादन। तो आंसर जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात हुई है प्रस्तुतिकरण अभ्यास और उत्पादन। ठीक है, आंसर जो है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि स्थिति जो है मूलक भाषा से जो है शिक्षण किस पर आधारित है। तो पहले प्रस्तुतिकरण, अभ्यास है, उत्पादन है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं जो भी आपको आंसर बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो डाउट मत रखिएगा कि मैं आपको गलत बता रही हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन जो है उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हों। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है बोली जा रही जो है और लिखित सामग्री की रचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना, या फिर ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा। कार्य आधारित भाषा शिक्षण देखिए नहीं है, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश है, या फिर कोश विषयक ये भी नहीं है, सहकारी विषयक ये भी जो है नहीं होगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश जो है दिए जा रहे हैं। तो आंसर जो है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बोली जा रही और लिखित सामग्री की रचना, संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का जो है प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। तो आंसर जो है इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। 11 है निम्नलिखित जो है प्रदत्त कार्य को पढ़े और जो है क्रियान्वयन कर की दृष्टि से क्रम दें। ठीक है, तो 11 जो है इसमें क्या कहा गया है। तो पहला है अधिगम गतिविधि की जो है अभिकल्पना करना, या फिर निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों के प्रति आकलन करना, या फिर पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का जो है उल्लेख करना, या फिर टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका पाठ्यक्रम,
के उद्देश्यों का उल्लेख करना। एटलीस्ट पहले पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है आप ये समझोगे। उसके बाद आएगा टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। फिर आप चिन्हित करोगे कि हाँ कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कौन सी थीम होनी चाहिए। उसके बाद आपका आएगा अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, ठीक है। फिर आएगा आपका लास्ट में निर्देश देना, मॉनिटरिंग, और जो है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन आप लास्ट में करेंगे। तो आंसर कौन सा होगा आपका? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए, फिर बी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 का जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, यानी टीचर का जो है मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है। तो पहला है शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, या फिर विभिन्न कक्षाओं के जो है विद्यार्थियों का समूहीकरण करना, या फिर शिक्षार्थियों को निर्देश देना। तो शिक्षार्थियों को निर्देश देना अध्यापक का दायित्व तो नहीं होता है। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो है समूहीकरण, आप समूह में बना रहे हो, ग्रुप कर रहे हो, तो ये भी आपको नहीं करना। शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन, ये भी आप खुद चयन नहीं करोगे, क्योंकि बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि उनको लर्निंग कैसे करनी है, उनको जैसे समझ में आएगा वैसे पढ़ाओगे। आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, आप जो है पहचान करेंगे कि बच्चे की लर्निंग कैसे होनी है, बच्चा कैसे जो है संप्रेषण कर पा रहा है, बच्चा कैसे चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है, तो आप इनके बारे में पहचान करेंगे। टीचर का यही उत्तरदायित्व तो होता है। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है, यानी भाषा का जो पाठ्यक्रम है वो किससे संबंधित है। तो पहला है शैक्षिक कार्यक्रमों के जो है क्रियान्वयन से है, या फिर शिक्षार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन है, या फिर संदर्भ का चयन और इस तरह अनुसार बांटना है, या फिर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो बात यहाँ पर भी है भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है, यानी कि आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। अब थर्ड क्यों होगा वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर बात हुई भाषा का पाठ्यक्रम, तो संदर्भ का चयन और इस तरह अनुसार बांटना, यानी कि आप इस तरह अनुसार बांटोगे। सबसे पहले ये समझोगे कि हाँ हमको बच्चे को कहाँ से शुरुआत करनी है। जैसे कि बच्चे को 1 2 नहीं आता है, तो क्या आप उनको जो है ऐड करना सिखा दोगे? नहीं, पहले आप ये देखोगे कि बच्चे को एटलीस्ट गिनती समझ में आती है कि नहीं, वो समझ पाता है 1 2 क्या लिखा है, यानी 1 किसको कहते हैं, 2 किसको कहते हैं, 3 किसको कहते हैं। फिर ये आप देखोगे कि हाँ उसको 1 2 आता है या नहीं आता है। फिर आप देखोगे उसको टेबल आते हैं या नहीं आते। फिर आप जो ऐड करना सिखाओगे, तो यानी क्रम में चलेगा, इस तरह अनुसार चलेगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही होंगी, संदर्भ में सिखाई जाएंगी, तभी जाके बच्चा चीज़ों को कनेक्ट करके सीख पाएगा और लॉन्ग टाइम चलेगा भी। तो आंसर जो है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है, यानी भाषा अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है। भाषा के तत्वों में जो है निपुणता, या फिर भाषा के नियमों का अधिगम, या फिर जो है व्यवहारिक कौशलों में निपुणता, या फिर भाषा की कोश रचना में निपुणता। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें आंसर जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता। क्योंकि भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है, तो आंसर जो होगा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन होगा। क्योंकि भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य क्या हो सकता है कि व्यवहारिक कौशलों में निपुणता होनी चाहिए। बच्चा जो है जो सीख रहा है उसका प्रयोग वो अपने रियल लाइफ में कर पाए, अपने व्यवहारिक जीवन में वो उसका प्रयोग कर पाए, उसकी मीनिंग समझ पाए, ठीक है। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा की कोश रचना में निपुणता नहीं होगा, भाषा के तत्वों में निपुणता हो जाए नहीं, क्योंकि वो अपनी रियल लाइफ में प्रयोग कर पाए, लोगों से कनेक्ट हो, तो अपनी जो है लैंग्वेज, जो उसने भाषा सीखी वो उसका प्रयोग कर पाए, यानी कि जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, उसका हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करने में निपुण बन पाएँ। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया कि भाषा अधिगम का जो है प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है।
तो इसमें आंसर जो होगा वो कार्य पर हो जाएगा, क्योंकि बात हुई थी भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है, तो कार्य पर हो जाएगा। व्याकरण नहीं होगा, शब्द भंडार नहीं होगा, टॉपिक भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहे होंगे कि कहाँ के हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन है हिंदी के, ठीक है। थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि सीटेड में रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है मे भी आपसे पूछ लिए जाएँ, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार ना समझ में आए तो उसको आप फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। तो ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करें। 3 बजे की क्लास में हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो आप इसको डेली ज्वाइन करें। कल हम लोगों ने CDP के क्वेश्चन किए हुए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 5 बजे की क्लास हो रही है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपका पेपर 2 में सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो आप डेली मेरे साथ 5 बजे ज्वाइन हुए। वहाँ पर हम लोग NCERT डिस्कस कर रहे हैं, और इस संडे को जो है आपको PYQ क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग 5 बजे की क्लास में PYQ क्वेश्चन करिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ थ्योरी से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।